capacitor of capacitance C, 2C and 3C are connected as shown in figure. Initial charges on the capacitor is shown in figure. Now switch S1 and S2 are closed. Find the final charge on capacitor of capacitance of 3C. तो हमारे पास जो 3C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उस पे फाइनल चार्ज बताना है यदि स्विच S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया जाता है और EMF जो है V की वैल्यू जो है Q0/2C के बराबर दी हुई है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए जहां पे ऐसे ग्राउंडिंग कर रखी है बहुत सारी जगह पर, तो उन सवालों से डर लगता है, ऑनेस्टली सही बता रहा हूं, डर लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, बिकॉज इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल 0 के बराबर है, तो आप इनको एक प्लेन वायर से जोड़ सकते हैं, इनको आप प्लेन वायर से जोड़ सकते हैं। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा एक फेमिलियर दिखने वाला सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये तीनों को मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे। इन कैपेसिटर्स को मैं ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लगा दूंगा, बैटरी को लगा दूंगा यहाँ, तो हमें मिल जाएगा एक कैपेसिटर यहाँ C और एक कैपेसिटर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2C और तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे बैटरी है हमारे पास, बैटरी V, और यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर 3C और यहाँ पे सबको आप एक वायर से जोड़ दीजिए। इनका सबका पोटेंशियल 0 0 0 के बराबर है, ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। अब इनिशियली जो चार्ज है यहाँ पे Q0 के बराबर है, यहाँ पे Q0/2 के बराबर है, यहाँ पे चार्ज है प्लस माइनस, यहाँ पे Q0 और यहाँ पे है Q0/2। मैं मान लेता हूं कि इस बैटरी से इन दोनों स्विचेस को क्लोज करने के बाद क्या होता है, स्टेडी स्टेट पहुंचने तक यहाँ से चार्ज फ्लो होता है टोटल, लेट्स से मैं यहाँ मान लेता हूँ x के बराबर चार्ज यहाँ पे जाता है और यहाँ पे y के बराबर चार्ज जाता है, तो यहाँ से कितना निकला होगा, x + y चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, Q0 + x, यहाँ पे हो जाएगा Q0/2 + y, और ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस क्या जाएगा आपके पास, x + y। तो मुझे यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लगानी होगी इस वाले लूप में, और एक इक्वेशन जो है मैं इस बड़े वाले लूप में लगा सकता हूँ, चाहे मैं इसमें लगा सकता हूँ, बात एक ही है। तो मैं एक बार इक्वेशन इसमें लगा रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको मिलेगा v विच इज Q0/2C, माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, माइनस Q/C, Q0 + x डिवाइडेड बाय C विच इज 2C, और प्लस से माइनस जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव में, पोटेंशियल कम होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस अपॉन 3C। ये सब किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप C को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो C कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 और 6, तो 2 से गया है 3 बार, 2 से गया है 3 बार, 3 से गया है 2 बार, so it's 3 times Q0 minus 3 times Q0 minus 3 times x minus 2x minus 2y is equals to 0। ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। 3Q0 से 3Q0 गया और ये 3x 2x 5x plus 2y is equals to 0, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाती है। एक इक्वेशन मिली है x और y के बीच में। अब हम बात करते हैं किसकी, इस बड़े लूप की बात कर लीजिए, चाहे इस लूप की बात कर लीजिए, कोई सा भी लूप आप बात कर सकते हैं। मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ प्लस से माइनस जाएंगे तो लिखना पड़ेगा -12 Q0/2 + y डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इज C, और फिर माइनस से प्लस जाते हैं तो आपको मिलेगा प्लस Q0 + x चार्ज डिवाइडेड बाय C। पूरा लूप घूम चुके हैं, बराबर जो है 0 के है। यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाता है, इसको इधर ले जाइए तो मिल जाएगा Q0 + x is equals to 2 times Q0/2 + y। Q0 + x is equals to Q0 + 2y, तो Q0 से Q0 गया, x की वैल्यू आ जाती है 2y के बराबर। तो 2y की वैल्यू x यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x is equals to 0। 6x, 2y की वैल्यू x रख दिया, x + 5x, 6x is equals to 0, x is equals to 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है 0 के बराबर। इसका मतलब x और y जो हैं वो दोनों 0 के बराबर हैं, यानी कि कोई भी चार्ज फ्लो यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं,
ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइज हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए, इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल हमारे पास है, सर्किट को देख लीजिए अच्छे से और सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि यहाँ जो I4 और I3 है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सही से नहीं दिया है एरो इसमें। सो ये I4 है ये वाला करंट, और I3 है इसमें करंट। ठीक है, ये I3 है इस वाली ब्रांच में करंट, और यहां इसमें करंट जो है I4 के बराबर है। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहां पे दिख रही है कि यार ये एक सैक है, सैक ऑफ रेजिस्टर, ये मैंने अभी नाम दिया है, ये सैक है, थैला है रेजिस्टर से भरा हुआ, और ये ऐसे लटका हुआ है पेंडुलम की तरह। हम ये जानते हैं कि करंट जिस रास्ते से आया है उस रास्ते वापस नहीं जाएगा, उसको दूसरा यूनिक पाथ चाहिए। भाई ये करंट यदि यहां से घुस गया, मान लो घुस भी गया करंट, तो वापस कैसे जाएगा, इसी रास्ते से जाएगा क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो I3 कहूं I4 कहूं, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होने वाली है। सो I3 इज इक्वल टू 0, I4 इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिल जाता है, और ये पूरा सर्किट जो है खराब है नीचे वाला, अब इसे हटा सकते हैं, इसे आप हटा सकते हैं, कोई काम नहीं है इसका।
हटा दीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास प्लेन वायर है और एक हमारे पास एक रजिस्टर है। हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट यदि हमने कर दिया है रजिस्टर को तो उसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट जो है वो यहां से निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं I2 की वैल्यू जो है वो भी 0 के बराबर होने वाली है। सो I2 इज ऑल्सो 0, I2 इज ऑल्सो 0। तो I2 0 है तो सारा का सारा करंट यहां से निकल जाएगा, जो भी है जहां से भी आ रहा जा रहा है तो यहां से करंट निकल जाएगा। तो मैं इसको भी हटा सकता हूं, इसका भी कोई काम यहाँ पर नहीं है, कोई काम नहीं है बेटा, इसका हटा दो, कोई जिंदगी में मतलब नहीं, इसका करंट ही नहीं ले पा रहा है, शॉर्ट सर्किट कर दिया किसी ने इसका। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। ये देखिए बेटा, करंट यहां से 10 एम्पियर के बराबर यहां जा रहा है, तो ये इक्वल रेजिस्टर्स में इक्वल डिवाइड होने वाला है, 10th क्लास में भी लोगों को पता होता है। तो ये 10 है तो यहाँ पे 5 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू पता चल जाती है, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। 5 यहाँ 10, तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ 10 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जाएगा, 10 एम्पियर जाएगा तो यहाँ भी 10 ही रहने वाला है, यहाँ भी 10 एम्पियर रहने वाला है। लेकिन कहा है कि 10 से 4 इसमें चला जाता है तो इसमें कितना जाएगा बेटा, इसमें 6 चला जाता है तो इसमें कितना जाएगा 4 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 कर सकता हूं। सो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास से R इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, 9 आपको मिल जाएगा रजिस्टर R जो अननोन रजिस्टर है उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 9 ओम के बराबर। अब सारी जो है चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं। अब टोटल करंट सर्किट में 10 एम्पियर के बराबर है, टोटल करंट सर्किट में 10 एम्पियर के बराबर है। तो मुझे ये वैल्यू जो है अननोन है, तो मैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेता हूं। मुझे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ पता है और दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टोटल करंट 10 एम्पियर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा कि 10 एम्पियर इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ जो है, यहाँ देखिए ई इस तरह से लगा है, यहाँ 6 इस तरीके से लगा है, सो ई माइनस 6 जो है हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 है, 6 एंड R, 9 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15। तो 3 से गया 3 बार और 3 से गया 5 बार, 6 या 18/5 आपको मिलेगा यहाँ से। सो 2 प्लस 18/5 प्लस यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 3/2 विच इज 1.5, 3/2 लिख लेते हैं। और कोई रजिस्टर है नहीं, ये 10 के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर इधर। सो 18/5 कितना आ जाएगा आपके पास है 5 2 36 36 प्लस 4 2 6 60 प्लस 3 2 5 या 15 इज इक्वल टू ई माइनस 6। तो 60 और ये 60 90 96 और आपको मिल जाएगा ये 96 101 111 और 6 117। तो यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाती है 170 वोल्ट। तो जो जो ऑप्शन सही है उनको आप टिक कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 9 ओम, ठीक है। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर ना, I की वैल्यू 2 एम्पियर नहीं है। द EMF E ऑफ द सोर्स इज 170, ठीक बात है। I1 इज इक्वल टू 5, I3 इज इक्वल टू 0, I4 इज इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन सही है, A C D इसके 3 आंसर हमें मिल जाएंगे, ठीक बात। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से है, डायग्राम देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इसके सॉल्व कर सकते हैं साथ में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास n प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0। v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एक ब्लॉक को जिसका मास है स्मॉल m के बराबर। स्मॉल m वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट किया है विद टुवर्ड्स अ वेज, वेज के ऊपर। कंसीडर ऑल द सर्फेसेस टू बी स्मूथ, सारे सर्फेसेस स्मूथ हैं, ये वाला सर्फेस भी स्मूथ है, ये वाला सर्फेस भी स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। एंड ब्लॉक डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू नेगोशिएट वेज। नेगोशिएट का मतलब ओवरकम वेज। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया है और ये ऐसे जो है उड़ जाता है, इसको छोड़ के चला जाता है, ऐसा नहीं है। इसको इतना वेलोसिटी है कि इसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसको पार नहीं कर पाएगा। When, तो आपसे पूछा गया है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जिससे पता रहेगा कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है सवाल के लिए। When block is at maximum height on the wedge, block and wedge have velocity equal to the velocity of center of mass of the block wedge system। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और हाईएस्ट पॉइंट पर इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है ये समान रहने वाली है। Wedge acquires maximum speed with respect to ground when block returns to lowest position on the wedge,
Momentum of wedge and block in horizontal direction is conserved at all times. Center of mass of wedge and block remains stationary. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल आपने कर रखे होंगे प्रिपरेशन के दौरान, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, जब ये यहाँ पे चढ़ने लगेगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ पर रहेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा नीचे की तरफ इस वेज के ऊपर, और इस नॉर्मल रिएक्शन का देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट नीचे बन रहा है और एक कंपोनेंट इस तरफ बन रहा है। तो ये वेज को नीचे की तरफ भी दबाएगा और आगे की तरफ धक्का भी देगा। समझ गए? यदि हम ऐसे इसको पुश कर रहे हैं, किसी चीज को ऐसे पुश कर रहे हैं, तो वो चीज पे धक्का आगे भी लगेगा और उस पे नीचे की तरफ भी धक्का लगने वाला है। तो इस धक्के के कारण, इस फोर्स के कारण ये जो वेज है स्मूथ सरफेस पर ऐसे खिसकने लगता है। ये भी चल रहा है ऊपर और ये भी आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब ये जो वेज है ये तो चल रहा है आगे, और ये आगे ही चल सकता है। देखिए, ये और कहीं नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर उड़ने लगे या जमीन में धंस जाए, ऐसा काम नहीं होने वाला है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये जो ब्लॉक है, ये इसका वेलोसिटी और ये जो है और ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, ये और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक ये चढ़ सकता है। और उस समय क्या होगा कि इनका दोनों का जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके पास और चढ़ने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, लेकिन कांटेक्ट इनका हमेशा रहेगा, तो ये इसके साथ ही चलने लगेगा। तो इस समय इसकी वेलोसिटी मैं vc मान लेता हूं। इसकी वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में vc के बराबर होनी चाहिए। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में क्या होगा कि ये रेस्ट पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वेज के रेस्पेक्ट में। सही बात भी है। यदि मान लीजिए आपके पास ये एक फिक्स्ड वेज होता, ये यदि फिक्स्ड वेज होता तो ये यहां तक जाता, रुकता और वापस आ जाता। लेकिन यही बात मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं, ये यदि यहां पर पहुंच के इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाता है, यानी कि इसके रिलेटिव रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर हो चुकी है। तो एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर हो चुकी है vc के बराबर। मैं जानता हूं इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन का लग सकता था। पूरे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सिस्टम, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन लग सकता था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो मैं लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कर सकता हूँ। पहले मोमेंटम था mv0 इनिशियल, बाद में मोमेंटम हो चुका है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू कॉमन वेलोसिटी। सो कॉमन वेलोसिटी आपको मिल जाता है mv0 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब देखिए, अब दोनों ऑब्जेक्ट ही कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास को भी इसी वेलोसिटी से चलना होगा। तो कह सकते हैं यही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही है, या फिर आप निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कि m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से vc को कॉमन ले लीजिए, स्मॉल m प्लस कैपिटल M ऊपर, स्मॉल m प्लस कैपिटल M नीचे। तो यहां से आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब बात करते हैं वेज acquires maximum speed with respect to ground when block returns to the lowest point on the wedge। तो वेज की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी जब ये छोटा ब्लॉक वापस लौट के आ जाएगा नीचे लोएस्ट पोजीशन पे। सही बात है। देखिए, ये हमारे पास कंडीशन है। अब जब ये ऐसे जा रहा था mv0 और ये रेस्ट पे था, तो हमें टोटल मोमेंटम पता है mv0 के बराबर है और ये कांस्टेंट है। टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, p टोटल, सब जानते हैं टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है और mv0 के बराबर है। मान लीजिए कोई एक नंबर है। अब जब ये लौट के आ रहा होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होने वाली है, लेट्स से v ब्लॉक, v स्मॉल b कर देता हूं और ये मैं कर देता हूं vw के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल M और vw, ये पॉजिटिव में मोमेंटम है, और यहां पे आएगा प्लस मैं लिख सकता हूं इसको स्मॉल m इंटू माइनस vb। तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको तो मैं कुछ छेड़ ही नहीं सकता, इसे मैक्सिमाइज करना है। तो मैं यहां से vw की वैल्यू क्या लिखूंगा, स्मॉल m v0 विच इज कांस्टेंट प्लस स्मॉल m vb डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, कैपिटल M, ये आ जाएगा आपके पास vw के बराबर। ये मुझे यदि मैक्सिमम करना है तो क्या मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज ये तो मास है। तो मुझे ये इसको चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो vb की वैल्यू, vb का जो मैग्नीट्यूड है जब मैक्सिमम हो जाएगा तब मैं कह सकता हूं कि vw जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा।
तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपोनेंट मैक्सिमम तभी हो सकता है कि जब ये वापस यहां पर लौट आए और वीबी जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है अटेन कर ले, तब ये वाला वेज भी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो ये सही बात लिखी हुई है कि जब ये लोएस्ट पॉइंट पर रिटर्न कर जाएगा तब मैक्सिमम स्पीड होने वाली है वेज की। तीसरे ऑप्शन की बात करें, मोमेंटम ऑफ वेज एंड ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कंजर्व्ड एट ऑल टाइम्स। बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा कोई भी फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन जो है वो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। डी ऑप्शन की बात करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेज एंड ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, विच इज नॉट करेक्ट। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो ठीक है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर लग रहा है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नॉर्मल और mg एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं। यहाँ पे mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा होगा, ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हैं, लेकिन उसका फोर्स बैलेंस नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बदल रहा है। पहले इसका वेलोसिटी ऐसे था और कम होता होता ये जीरो हो गया था वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और नीचे आने पर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी पूरे सिस्टम की चेंज हो रही है, सेंटर ऑफ मास की चेंज हो रही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डी ऑप्शन गलत है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए, बी और सी। ए और बी और सी हमारे आंसर होंगे।